थे। हम कक्षा 8 का राजनीति की किताब का लेसन 1 पढ़ रहे थे। उसमें से हमने 2 संविधान की शक्तियों को पढ़ लिया था। अब तीसरी शक्ति है शक्तियों का बंटवारा। संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग हैं? 3 अंग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, मतलब चुनाव होते हैं और हम वोट डालने जाते हैं, तो जिनको चुना जाता है वो कहलाते हैं निर्वाचित प्रतिनिधि। तो विधायिका में कौन से प्रतिनिधि होते हैं? हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। और कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह है जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं। और कार्यपालिका क्या होती है? ऐसे लोगों का समूह जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम देखती है। न्यायालयों की व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है। और अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, उसके लिए हम जहाँ न्यायालय में जाते हैं और जहाँ फैसला सुनाया जाता है, उस जगह को क्या बोला जाता है? न्यायपालिका। तो न्यायालयों की व्यवस्था को क्या बोला जाता है? न्यायपालिका। तो ये 4-5 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको इसको कॉपी में नोट करना है। जिसके बारे में आप न्यायपालिका के बारे में आप क्या करेंगे? इस पुस्तक की इकाई 3 में पढ़ेंगे। सरकार की किसी भी शाखा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान किया गया है। मतलब अगर सरकार की किसी भी शाखा, ये जो शाखाएं हैं मतलब समझ लो 3 अंग जो हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, अगर ये इसके पास अगर कोई ताकत आ गई और अगर ये किसी का दुरुपयोग कर रही है तो उसके रोकने के लिए भी कोई ना कोई प्रावधान, मतलब उसका कोई ना कोई उपाय बताया गया है कि इन सभी अंगों की शक्तियाँ एक दूसरे से अलग होगी। मतलब इन सबको अलग अलग शक्तियाँ दी गई है, आपस में कोई टकराएगी नहीं। शक्तियों के इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है। तो अब इनके अंदर कोई ना कोई अधिकार दे रखे हैं, तो क्या करता है? अगर कोई कार्यपालिका गलत कार्य कर रही है तो विधायिका टोकेगी, विधायिका गलत काम कर रही है, न्यायपालिका टोकेगी। मतलब ये तीनों आपस में एक दूसरे के ऊपर अंकुश रखते हैं, मतलब उनके ऊपर नियंत्रण रखने का कार्य करते हैं। इस तरह तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। यह है शक्तियों का बंटवारा। इस अध्याय में राज्य शब्द का अक्सर इस्तेमाल किया गया है। अब आया है बहुत बार राज्य, तो ध्यान रहे इसका मतलब क्या होता है? राज्य सरकारों से नहीं है। जब हम राज्य शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हम उसे सरकार से भिन्न अर्थ में लेते हैं। जब हम राज्य शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या करेंगे? उसका सरकार से भिन्न अर्थ में काम में लेते हैं। सरकार की जिम्मेदारी होती है कानून बनाना और लागू करना। तो सरकार का काम क्या होता है? कानून बनाना और लागू करना। लेकिन चुनावों के जरिए सरकार बदल सकती है। लेकिन जैसे चुनाव होंगे फिर अलग पार्टी आ जाती है। आप भी देखते होंगे जैसे जैसे चुनाव होते हैं अलग अलग सरकार आती है। पर राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन राज्य क्या होता है? वो बार बार बदलता नहीं है। जैसे आप राजस्थान राज्य में रहते हो तो आपका राज्य वही रहेगा। तो राज्य क्या होता है? एक ऐसी राजनीतिक संस्था जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। अब आप जिस राज्य में रहते हो, राजस्थान में रहते हो, तो एक राज्य हो गया, एक निश्चित भूभाग हो गया। अब वहाँ रहने वाले लोग संप्रभु क्या होता है? जिसमें अपने अधिकार होते हैं, उनको बोला जाता है संप्रभु। तो राज्य क्या होता है? एक राजनीतिक संस्था होती है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। तो आपको राज्य की ये परिभाषा भी नोट करनी है। इस आधार पर हम भारतीय राज्य, नेपाली राज्य आदि की बात कर सकते हैं। भारत भी एक राज्य है, उसके ये जो राजस्थान वगैरह जो है ये इसके अंग है। भारतीय राज्य की एक लोकतांत्रिक सरकार है। पता है आप लोगों को लोकतांत्रिक सरकार है मतलब, क्योंकि जनता के द्वारा नेता चुना जाता है, उस सरकार को बोला जाता है लोकतांत्रिक सरकार। तो भारत में क्या होता है? जनता के द्वारा ही नेता चुना जाता है। तो भारत में कौन सी सरकार है? लोकतांत्रिक सरकार। सरकार राज्य का एक हिस्सा होती है। सरकार को ही कार्यपालिका भी बोला जाता है और ये राज्य का एक हिस्सा होती है। राज्य का मतलब सरकार से कई ज़्यादा व्यापक होता है, उसे सरकार के स्थान पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो राज्य का जो मतलब है वो सरकार से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। सरकार तो हर साल बदलती रहती है लेकिन राज्य नहीं बदलता है, तो उसे सरकार के स्थान पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। चौथा है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहलाता है। अब मौलिक अधिकार जो मिले हुए हैं हमारे खुद के अधिकार हैं हमारे, तो उसे भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहलाता है। ये अंडरलाइन करना, लिखना आप इसे। औपनिवेशिक शासन ने राष्ट्रवादियों के दिमाग में राज्य के प्रति संदेह का भाव पैदा कर दिया था। अब हमारे यहाँ पे क्या औपनिवेशिक शासन मतलब अंग्रेजों का शासन था। दूसरी सरकार, इंग्लैंड वगैरह सब अलग अलग लोग आके शासन कर रहे थे। तो जो राष्ट्रवादी थे मतलब हम जो जनता है सामान्य, उनके दिमाग में क्या कर रहा था? राज्य के प्रति संदेह का भाव पैदा कर दिया था। इसलिए राष्ट्रवादी चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए कुछ लिखित अधिकार होने चाहिए। तो राष्ट्रवादी क्या चाहते थे
कि स्वतंत्र भारत में अगर हमारा भारत जो देश है वो आज़ाद है, तो स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए, मतलब हमारा जो राज्य है इसकी ताकत का कोई दुरुपयोग न करे, तो इससे बचने के लिए कुछ लिखित अधिकार होने चाहिए, मतलब कुछ लिखा हुआ होना चाहिए, नियम लिखे हुए होने चाहिए। लिहाजा मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। तो हमें कुछ मौलिक अधिकार मिले हुए हैं जो सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के, मतलब राज्य की जो ताकत है उसके मनमाने, मतलब राज्य भी कोई मनमाना अधिकार हम पर नहीं थोप सकता, तो उसके ऊपर रोक लगाने का कार्य करते हैं। इस तरह संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। विभिन्न अल्पसंख्यक समुदाय भी चाहते थे, अल्पसंख्यक को क्या होते हैं, अल्पसंख्यक जिनकी संख्या कम है, जैसे जैन, ईसाई, पारसी, सिख, इन लोगों की संख्या बहुत कम है, मतलब तो इन्हें बोला जाता है अल्पसंख्यक। तो विभिन्न अल्पसंख्यक समुदाय भी चाहते थे कि संविधान में ऐसे अधिकारों को शामिल किया जाए जो उनके समूह की रक्षा कर सके। तो वो क्या चाहते थे, संविधान में उनको भी कुछ ना कुछ अधिकार मिले और उनकी समूह की रक्षा हो सके। फलस्वरूप बहुसंख्यकों से अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का आश्वासन भी संविधान में दिया गया है। मतलब जिस समाज की जनसंख्या, जिस जाति की जनसंख्या ज़्यादा है उनसे कम जाति, मतलब जिस जाति की जनसंख्या कम है उनकी रक्षा के अधिकार भी संविधान में दिए गए हैं। इन मौलिक अधिकारों के बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि इनका दोहरा उद्देश्य है। पहला, हर एक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वह उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके, और दूसरा, यह अधिकार हर सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हो जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया हो। तो मौलिक अधिकारों के बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने क्या बोला, इसके दो उद्देश्य हैं। एक तो क्या, हर एक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वह उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके, मतलब वो हक जमा सके कि हाँ ये मेरा अधिकार है। और दूसरा क्या है, ये अधिकार उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हो जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया हो, और जिससे भी कानून बनाने का अधिकार दे रखा है वो उसके लिए बाध्यकारी हो, वो जबरदस्ती हर कोई कानून न बना सके। तो ये मौलिक अधिकार के दो उद्देश्य थे। मौलिक अधिकारों के अलावा हमारे संविधान में एक खंड नीति निर्देशक तत्वों का भी है। संविधान सभा के सदस्यों ने ये खंड इसलिए जोड़ा था ताकि और ज़्यादा सामाजिक और आर्थिक सुधार लाए जा सके। तो एक मौलिक अधिकार हैं और इसके अलावा एक नीति निर्देशक तत्व भी हैं। तो संविधान में ये क्यों जोड़ा गया नीति निर्देशक तत्व, ताकि सामाजिक और आर्थिक सुधार लाया जा सके। वे चाहते थे कि स्वतंत्र भारतीय राज्य जनता की गरीबी दूर करने वाले कानून और नीतियाँ बनाते हुए इन सिद्धांतों को मार्गदर्शन के रूप में हमेशा अपने सामने रखें। तो वो क्या चाहते थे कि जो स्वतंत्र भारतीय राज्य जनता की गरीबी दूर करने वाले, अब जो हमारा आज देश जो है वो स्वतंत्र हो गया, तो स्वतंत्र भारतीय राज्य क्या करे, जनता की जो गरीबी दूर करने वाले कानून बनाए, ऐसे नीतियाँ बनाए और वो हमेशा अपने सामने रखें। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कल पढ़ेंगे हम मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। एक समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो कल हम ये मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे और इसके ये क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।